Hello dear students, welcome to the class, welcome to this session of ICT virtual classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स के बारे में। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के प्रीवियस टॉपिक्स में हमने जो जो चीजें डिस्कस करी हैं उनको ठीक वहीं से करते हैं कंटिन्यू। डियर स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हम लोग एरर्स यानी त्रुटि वाले पार्ट को समझ रहे थे और हम ये देख रहे थे मेजरमेंट यानी मापन में एरर्स किस प्रकार से जनरेट होती हैं। त्रुटियां हमने अनेक प्रकार की पढ़ी थी। सबसे पहले हमने बेसिकली आप निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि को समझा था। और उसके बाद हमने ये देखा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर किस प्रकार से होता है, यानी त्रुटियों का संयोजन किस प्रकार से होता है। उसमें हम चार पांच प्रकार से देख चुके हैं। जब जोड़ा जाता है राशियों को, जब घटाया जाता है, जब गुणा की जाती है, जब भाग किया जाता है, या फिर जब किसी राशि की घात में कोई संख्या लिखी हो, तो वहां पर हम त्रुटियों का संयोजन किस प्रकार से करते हैं। आज की क्लास में हम लोग इस पर आधारित न्यूमेरिकल करेंगे, जो पिछली क्लास में आपको बात बताएगी। कुछ न्यूमेरिकल्स एक दो मैंने छोटे छोटे पिछली क्लास में भी करवाए होंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स हम आज की क्लास में करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स के ऊपर आप विशेष ध्यान रखें। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था और जो जो चीजें आपको ध्यान रखनी है वो आप याद रखें, अपनी कॉपी में नोट डाउन रखें। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट, फाइन और हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आप अपनी पोजीशन ले चुके होंगे और कॉपी पेन आपके हाथ में होगा। चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, मापन में त्रुटियों के आज हमको न्यूमेरिकल्स करने हैं। मापन में त्रुटि के न्यूमेरिकल्स। तो पिछली क्लास में हमने जो जो बातें करी थी, एक बार जल्दी से आप उनकी तरफ नजर मार लीजिए। हमने देखा था त्रुटियों का संयोजन निम्न प्रकार से हो सकता है। ठीक है, 5 प्रकार हमें देखने को मिल रहे हैं। एरर इन अ सम, एरर इन अ डिफरेंस, एरर इन अ प्रोडक्ट, एरर इन अ क्वोशिएंट, एरर इन केस ऑफ अ मेजर्ड क्वांटिटी रेज्ड टू अ पावर। यानी किसी संकलन, संकलन मतलब जब राशियों को जोड़ा जाए। व्यवकलन की त्रुटि, व्यवकलन में राशियों को घटाया जाता है। गुणनफल की त्रुटि, जब गुणा की जाती है राशियों में। और भागफल की त्रुटि। ठीक है, लास्ट वाला जो है वो है मापित राशि की घातों के प्रकरण में त्रुटि। यानी जब मापित राशि की को घातों के पावर में लेके जाए तो वहां पर जो कैलकुलेशन होगी उसमें क्या त्रुटि आ सकती है। इसमें हमने नंबर 1 को समझा था कि जब संकलन में होता है तो संकलन में त्रुटि को हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। संकलन में त्रुटि को हम इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, त्रुटियों का भी सीधे सीधे हम जोड़ देते हैं। त्रुटियों को क्या कर देते हैं, सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो हमें कौन सी त्रुटि मिलती है, निरपेक्ष त्रुटि मिलती है। दो चीजें ध्यान रखें, कौन सी त्रुटि मिलेगी और क्या करना पड़ेगा। तो निरपेक्ष त्रुटि के लिए दोनों जो राशियां हैं उनकी त्रुटियों को जोड़ दो। यही सेम चीज होगी किसमें, एरर इन डिफरेंस में भी। समझ में आ गया। जो चीज एरर इन सम में होगी यानी संयोजन में होगी, राशियों को जोड़ते हुए होगी, वही व्यवकलन में यानी उनको डिफरेंस क्रिएट करते हुए भी होगी। अब गुणनफल और भाग में क्या होगा, इसमें हमको कौन सी त्रुटि मिलेगी, इसमें हमको मिलेगी आपेक्षिक त्रुटि। ये बात ध्यान रखें, रिलेटिव एरर इसमें मिलेगी। कैसे मिलेगी, जो राशियां हैं उनकी आपेक्षिक त्रुटियां निकालनी है और उनको जोड़ देना है। समझ में आई बात। नेक्स्ट जो भाजक है, अगर कोशेंट में होगा, भागफल में होगा, तो भी हमको सेम चीज मिलेगी। ठीक है, और लास्ट वन इज जब पावर में है तो हमको क्या करना है, जो घात है उसकी गुणा कर देनी है किससे, आपेक्षिक त्रुटि से राशि की। तो इसमें भी हमको क्या मिलेगी, आपेक्षिक त्रुटि मिलेगी। आई बात समझ में। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2.10। इसमें हमें जो वैल्यूज दी हुई है क्वेश्चन में, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, R1 बराबर 100 प्लस माइनस 3 ओम व R2 इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4 ओम के दो प्रतिरोधकों को ए श्रेणी क्रम में, बी पार्श्व क्रम में संयोजित किया गया है। ए श्रेणी क्रम संयोजन तथा बी पार्श्व क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए के लिए संबंध R बराबर R1 प्लस R2 एवं बी के लिए 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 तथा डेल्टा R डैश अपॉन R डैश स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर का उपयोग कीजिए। तो हमको क्या करना है, हमको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रतिरोधकों का संयोजन पर आधारित ये क्वेश्चन है और हमको इसमें एक बार श्रेणी क्रम में संयोजित करना है, एक बार पार्श्व क्रम में संयोजित करना है और इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो त्रुटि के साथ बताना है। तो जो वैल्यूज मुझे पता लग रही है क्वेश्चन से, पहले उनको नोट डाउन कर लेता हूँ। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आप देखिए कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। R1 की वैल्यू दी हुई है 100 प्लस माइनस 3 ओम,
R2 की वैल्यू दी हुई है 200 प्लस माइनस 4 ओम, ठीक है। और ए इसमें श्रेणी क्रम में हमको देखना है कि श्रेणी क्रम में कितना तुल्य प्रतिरोध आता है। क्या होगा श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R प्लस माइनस डेल्टा R, ये हमको निकालना है। और बी हमको समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध इसका निकालना है। ठीक है, समांतर क्रम में इसको मैं R डैश बोल लेता हूं। समांतर में मुझे क्या निकालना है, R डैश प्लस माइनस डेल्टा R डैश। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व आउट कर रहा हूँ, यहीं पर ही सॉल्व आउट करता हूँ बगल में ही आपके लिए, और यहाँ पर मैं आंसर लिखूंगा। सबसे पहले श्रेणी क्रम के लिए देखो, श्रेणी क्रम के लिए R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2। तो जो मेरा ट्रू वैल्यू है, जो मेरा वास्तविक मान है, वो तो मुझे 100 और 200 को जोड़ने से मिल जाएगा, क्योंकि इसमें सीधा सीधा संयोजन होता है। तो ये हो जाएगा 300 ओम। ट्रू वैल्यू तो मुझे पता लग गई है ना, ट्रू वैल्यू मुझे क्या हो गई, पता लग गई, क्योंकि ट्रू वैल्यू में हम क्या करते हैं, वास्तविक मानों को जोड़ देते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो ट्रू वैल्यू आएगी 200 ओम आ गया। ठीक है, प्लस माइनस, अब इसमें त्रुटि वाला भाग देखते हैं, त्रुटि कितनी आ रही है, त्रुटि वाला भाग। तो डेल्टा R इज इक्वल टू क्या होगा भाई, इसमें आपको पता है जब संकलन यानी जब जोड़ा जाता है राशियों को, तो उसमें त्रुटियां भी क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। मतलब डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 हो जाएगा, है ना। तो डेल्टा R1 कितना है, 3 ओम, डेल्टा R1 कितना है, 3 ओम, और डेल्टा R2 कितना है, 4 ओम। 3 और 4 कितना हो गया, 7 ओम। तो हमारे पास यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध आ गया है श्रेणी क्रम में, वो आया है 200 प्लस माइनस 7 ओम, सॉरी 300, इन दोनों को जोड़ करके आया था 300 प्लस माइनस 7 ओम। ठीक है, पहले का आंसर आ गया। दूसरे के आंसर में हमको क्या करना है, दूसरे के आंसर में अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसको मैं मिटा दूं, इसको आप नोट डाउन कर रहे हैं तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर मैं मिटा रहा हूं, जल्दी नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो आप नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, प्रतिरोधकों को कौन से क्रम में जोड़ा गया, पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम में जोड़ा गया। ठीक है, तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए आपको पता है तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। तो बी वाले पार्ट में देखिए, समांतर क्रम में हमको पता है 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 होगा। मतलब कि इसको हम कैसे लिखते हैं, R1 R2, यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध में निकालता हूँ R इज इक्वल टू R डैश इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके लिख रहा हूँ, एलसीएम लेकर के हम क्या लिखते हैं इसको, वो वैल्यू लिख रहा हूँ फाइनल। ठीक है, क्योंकि ये पिछली क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, तो इसके ऊपर ज्यादा बल हम देंगे नहीं। R डैश इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 करके आप निकाल सकते हैं इसके ट्रू वैल्यू। R1 कितना है, 100, R2 कितना है, 200 बटे R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 कितना है, 100 प्लस 200। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 बटे 300, 0 से 0 कट गया, 0 से 0, तो ये आएगा 200 बटे 3। तो R डैश बराबर 200/3। 200/3 का क्या मतलब है, 66.66 आएगा। तो इसको 7 लिख ले रहा हूँ मैं, 66.66 आएगा। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो उसको मैं राउंड ऑफ करके 7 लिख ले रहा हूँ, 7 ओम, 66.7 ओम। तो हमारे पास यहाँ पर ट्रू वैल्यू आ गई है एक, ट्रू वैल्यू मतलब वास्तविक मान हमारे पास आ गया 66.7 ओम, 66.7 ओम। ठीक है, प्लस माइनस, अब इसमें त्रुटि निकालते हैं। तो त्रुटि के लिए हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, त्रुटि के लिए हमारे पास क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ है, उसका यूज हम करेंगे। चलिए पहले इसको इरेज कर देते हैं, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक, अब त्रुटि के लिए हम क्या करेंगे, ये इजी भी था। ठीक है, त्रुटि के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दिया हुआ है डेल्टा R डैश अपॉन R डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि ये संबंध हमको यूज करना है। ठीक है, इसका प्रयोग करना है। तो यहाँ से हम डेल्टा R डैश निकालेंगे, यानी त्रुटि निकालेंगे दूसरे वाले केस की। तो डेल्टा R डैश अपॉन R डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 कितना है, 3 अपॉन R1 का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस डेल्टा R2 कितना है, 4 बटे R2 का स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर। ठीक हो गया।
आर डैश की वैल्यू भी मुझे पता है, अभी अभी आर डैश की वैल्यू जो पता लगी थी वो थी 66.7 का स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 3/1 2 3 4, 4/1 2 3 4, ठीक है। 4 1 4, 4 5 20। तो इसको मैं लिख सकता हूं, जो यहाँ पर वाली वैल्यू है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन 4 अपॉन, ऐसे आ रहा था ना 4 अपॉन, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको मैं 2 से काट लेता हूँ, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ऐसा बन जाएगा 2 अपॉन, ठीक। और जब एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 5 अपॉन, है बात समझ में? ठीक है, इतना तो नोट डाउन कर लिया, इतना तो सॉल्व कर लिया। जल्दी से इसे नोट डाउन करो, कैलकुलेशन देख रहे हैं हम यहाँ पर, जल्दी से आप इसे नोट डाउन कीजिए, जल्दी से आप इसे नोट डाउन कीजिए। अब मैं डेल्टा आर डैश की वैल्यू अगर निकालूंगा, डेल्टा आर डैश की अगर वैल्यू निकालूंगा तो उसके लिए मुझे क्या करना है, 5/1 2 3 4 गुणा 66.7 का स्क्वायर, 66.7 का स्क्वायर निकालूंगा, उसको 5 के साथ गुणा करूंगा और जो आंसर आएगा उसको 10,000 से हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो जो ये आंसर आएगा डेल्टा आर डैश का, डेल्टा आर डैश विल बी इक्वल टू, जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा हमारा 1.8, कितना आएगा 1.8। तो मैं यहाँ पर डेल्टा आर की वैल्यू लिख सकता हूँ, डेल्टा आर डैश सॉरी, डेल्टा आर डैश की वैल्यू लिख सकता हूँ 1.8 ओम, ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर त्रुटि निकालेंगे और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जो ट्रू वैल्यू है, वास्तविक मान के लिए आप क्या करो, जो संख्या का वास्तविक मान दिया है उसको यूज करके, जैसे आप सिंपली पहले करते थे वैसे करो। लेकिन त्रुटि के लिए आप क्या करो, त्रुटि के लिए जो आपके पास नियम दिए गए हैं उन नियमों का आपको प्रयोग करना है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 2.12 में कहा गया किसी सरल लोलक का दोलन काल होता है t बराबर 2π√L/g। यदि L का मापित मान, L को हमने मेजर करा कितना है 20.0 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, L मतलब लंबाई हमने नापी तो 20 सेंटीमीटर आई, जिसमें 1 मिलीमीटर तक की यथार्थता है। तो जो यथार्थता है बच्चों, ये 1 मिलीमीटर तक की यथार्थता है, यही हमारी त्रुटि होगी, इसी को हम डेल्टा L लेंगे। तो अगर ऊपर वैल्यू सेंटीमीटर में तो इसको भी सेंटीमीटर में रखिए, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से भाग करते हैं, तो ये आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। यहां तक हमने पढ़ लिया। और समय को 1 सेकंड विभेदन वाली कलाई घड़ी से मापने पर यह पाया जाता है कि लोलक के 100 दोलनों का समय 90 सेकंड है। तो जो टाइम है वो 90 सेकंड है, और यथार्थता कितनी है, जिस घड़ी से हमने नापा उसकी शुद्धता कितनी है, किस लेवल तक वो, किस लिमिट तक उसने नापा है, 1 सेकंड तक। तो डेल्टा टी हो जाएगा 1 सेकंड। आई बात समझ में? हमको क्या करना है, हमको जी के निर्धारित मान की यथार्थता रखनी है। तो जी तो कहाँ है, पहले जी के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो t इज इक्वल टू 2π/L/g, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π²L/g हो जाएगा। यहाँ से हम जी का मान निकालेंगे। सबसे पहले हमको जी का मान निकालना है, क्योंकि जी की यथार्थता देखनी है हमको। तो जी बराबर 4π²L/t²। अब ये 4π² क्या है, ये है नियतांक। 4π² क्या है, नियतांक। तो 4π² में कोई त्रुटि नहीं हो सकती, इस वाले पार्ट में कोई नियतांक में कोई त्रुटि नहीं हो सकती, क्योंकि वो फिक्स वैल्यू होती है, उसको हम नापते नहीं, उसको हम सीधे रखते हैं, ठीक है। तो ये नियतांक है, तो त्रुटि किस में होगी, L/t² में। अब देखिए यहाँ पर घात दिख रही है आपको, t की घात 2, तो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। तो L डेल्टा L/L, और L की घात में कितना है 1, प्लस डेल्टा t/t, t की घात में कितना है 2। सिंपल फॉर्मूला हमने अप्लाई करा, जो कि हमने लास्ट में पढ़ा था घातों के प्रकरण में त्रुटि। तो हमने बोला था आपेक्षिक त्रुटि उस व्यष्टिगत राशि की जो घात है उतना गुना होता है, और उसकी गुणा कर देंगे हम उसकी आपेक्षिक त्रुटि के साथ, ठीक है। बात समझ में आई? इतना पॉइंट समझ में आ गया। डेल्टा g/g इज इक्वल टू डेल्टा L/L प्लस 2 डेल्टा t/t। और अब आप वैल्यूज पुटअप कर लीजिए। तो डेल्टा L/L की जो वैल्यू हमारे पास है, डेल्टा L की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर, L की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, प्लस 2 डेल्टा t की वैल्यू है हमारे पास 1 सेकेंड, और t की वैल्यू है 90 सेकेंड, ठीक है। ये वैल्यूज है हमारे पास। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए।
तो ये आएगा 0.1 अपॉन 20 प्लस 2 अपॉन 90। इसको अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो 200, एक को 200 से भाग करेंगे 0.00000, 205, तो ये आएगा 0.005 प्लस 2 को डिवाइड करेंगे 90 से तो 2.000, 9 दूनी 18, फिर 0, 9 दूनी 18, तो अगेन इट विल कम 0.22, तो आई कैन राइट इट 0.022। जब इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा 0.027, कितना आएगा 0.027। ये क्या था, ये था डेल्टा जी अपॉन जी, डेल्टा जी अपॉन जी हमने निकाला, तो ये आया 0.027। हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, हमसे यथार्थता पूछी गई है, इसकी प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं। तो डेल्टा जी अपॉन जी कितना है हमारे पास, डेल्टा जी आया है 0.027। अगर मैं इसे प्रतिशत त्रुटि देखूंगा तो डेल्टा जी अपॉन जी को आपको कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 100 से। तो जब आप 0.027 को 100 से गुणा करेंगे तो इट विल बिकम 2.7%, या फिर हम इसको राउंड ऑफ करके 2.7 को बोल सकते हैं 3%। तो जी के मान में आपको 3% की त्रुटि देखने को मिल सकती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये था हमारे 2 एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ त्रुटियों पर आधारित 2 न्यूमेरिकल। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। आप नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, अपने हिसाब से अपने शब्दों में आप इसे लिख लीजिए। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा से बता सकते हैं, ठीक है, आपको दोबारा से समझाया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक जिसमें कि हमने त्रुटियों का संयोजन देखा। त्रुटियों के संयोजन में हमने ये देखा कि किस प्रकार से, कितने प्रकार से त्रुटियां होती हैं, कितने प्रकार से त्रुटियां हो सकती हैं, और इसके अलावा जो त्रुटियों के संयोजन पर आधारित न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हमने करे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके आगे वाले पार्ट में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है सार्थक अंक। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए और फिर इसके बाद आगे चलते हैं, हम समझते हैं सार्थक अंक। इसमें जो पार्ट आपको मिटाना है, जो नहीं नोट डाउन करना है, वो ये है, ये रफ पार्ट है। मैंने कैलकुलेशन यहीं पर कर दी थी आपको दिखाने के लिए, ठीक है। इतना नोट डाउन करेंगे आप, उसके बाद ये वाला पार्ट आप नोट डाउन कर लेना, यहाँ वाला डेल्टा जी अपॉन जी मैंने जो लास्ट में लिखा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी सार्थक अंक। तो सार्थक अंक क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं सार्थक अंक किन्हें कहते हैं। देखो बच्चों, अभी तक हम देख रहे हैं, हम जो वैल्यूज को डिनोट कर रहे हैं, वैल्यूज को लिख रहे हैं, उन वैल्यूज में क्या है, उन वैल्यूज में हम देख रहे हैं कि जब हम किसी राशि को मापते हैं, किसी राशि को मेजरमेंट करते हैं, तो सबसे पहले उस राशि के 2 मान होते हैं। सबसे पहले जो एक तो उसका निश्चित मान होता है, या कि जितनी वैल्यू उसमें आनी ही आनी है, ठीक है। और उसके बाद उसके आगे जो हम जिस उपकरण का उपयोग कर रहे हैं उसको नापने के लिए, उसके अल्पतमांक के मान भी आएंगे। जैसे कि हम लोग सपोज किसी लकड़ी के डंडे को या किसी पेन को हम लोग नापते हैं, तो अगर उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो 8 और 9 के बीच में उसकी वैल्यू आनी है। तो 8 सेंटीमीटर तो हमें पता है, 8 सेंटीमीटर उसका निश्चित मान है, लेकिन पॉइंट कितना होगा, 8.5, 8.6, 8.7। तो वो जो पॉइंट आप मेजर करोगे, पॉइंट आप नोट डाउन करोगे, वो किसके कारण है, वो उसके अल्पतमांक यानी उसके लीस्ट काउंट के कारण है, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो उसको नापने के लिए। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम ये जानते हैं, ये बात भी हम जानते हैं कि हर टाइप के जो मेजरमेंट हमारा होता है, जो भी हम मेजरमेंट करते हैं, उनमें त्रुटियां सम्मिलित होती हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी हम रिजल्ट्स लिखते हैं मेजरमेंट के, उनको हम इस टाइप से लिखते हैं कि जो
हमने मेजरमेंट करी है, त्रुटि के बावजूद उसमें जो एक्यूरेसी है, जो परिशुद्धता है, वो हमको उसमें दिखनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसमें जो संख्याएं लिखते हैं, जो भी हम अपने आंसर में जितनी भी संख्याएं लिखेंगे, वो एक ऐसे आंसर को रिप्रेजेंट करेंगी, ऐसे रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेंगी जो कि हमारे लिए मान्य होगा, जो कि विश्वसनीय होगा। ठीक है, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो जिन अंकों का प्रयोग करेंगे, उन अंकों को सार्थक अंक हम कहते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं, उसमें हमको ये पता रहता है कि त्रुटियां होनी स्वाभाविक हैं, लेकिन हमें फिर भी आंसर को कुछ इस प्रकार से लिखना है कि उसमें जो अंक हो वो ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी के हों। तो जो अंकों का हम प्रयोग करेंगे उन्हें हम सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए इसके बारे में। सार्थक अंक की जो छोटी सी डेफिनेशन है उसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। किसी मापन के मान को दर्शाने के लिए जिन विश्वसनीय एवं अनिश्चित अंकों को प्रयोग किया जाता है, सार्थक अंक कहलाते हैं। नोट डाउन कीजिए इसे जल्दी से लिख लीजिए, क्योंकि अभी इसको मैं मिटा रहा हूं और कुछ दूसरी बातों को हम लोग फिर देखने वाले हैं। सार्थक अंक कहते हैं, नोट डाउन कीजिए। तो विश्वसनीय और अनिश्चित अंकों का क्या मतलब हुआ? जैसे सपोज आपने किसी तार की मोटाई नापी और वो निकल के आया 2.62 मिलीमीटर, 2.62 मिलीमीटर है ना, या फिर 2.625 मिलीमीटर। तो ये तो क्या है, अभी मैंने क्या बताया था, ये दो तो क्या है, विश्वसनीय अंक है। मतलब इतना हमें पता था कि 2 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर के आसपास इसका मान आना है, तो विश्वसनीय है। ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये कैसा है, ये भी निश्चित है, ये भी विश्वसनीय है, क्योंकि हम लोग मिलीमीटर में नाप रहे हैं, तो हम किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से नाप रहे हैं जो कि छोटी लंबाई को नापता है। लेकिन इसके बाद के जो दो अंक है ना, ये अनिश्चित है। अनिश्चित का क्या मतलब है, अगर उसकी लंबाई, उसकी मोटाई, उस तार की मोटाई अगर 10 लोग नापेंगे, 10 बच्चे नापेंगे, तो ये शुरू के दो अंक तो लगभग समान आएंगे सबके, 2.6 तो सबका आएगा, लेकिन ये जो लास्ट के दो अंक हैं ये सबके लिए डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ये जो अंक, जो 4 अंक मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये जो अंक हैं यही सार्थक अंक हैं। इस माप के जो सार्थक अंक हैं ये 4 अंक हैं। आई बात समझ में? एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज हमने फाइंड आउट करा कि किसी वस्तु की लंबाई जो है 287.5 सेंटीमीटर है। अब हम किस में नाप रहे हैं, सेंटीमीटर में नाप रहे हैं। तो सेंटीमीटर के लिए हम लोग ज्यादा परिशुद्ध नहीं हो सकते, तो ये 287 सेंटीमीटर तो सही होगा, ये कैसा है, विश्वसनीय है। लेकिन ये जो 5 जो है ये अनिश्चित है। मतलब अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसकी लंबाई नापे तो 0.6 आ सकता है, 0.4 आ सकता है ना, तो ये 0.5 जो है अनिश्चित है। तो जो ये 4 अंक है 1 2 3 4, ये सारे क्या है, सार्थक अंक कहलाएंगे। तो इन अंकों को रखना हमारे लिए इसीलिए जरूरी हो जाता है कि मैं इसकी जगह पर ये तो एक्यूरेट होना चाहिए, है ना, बट जो पॉइंट के बाद जो अंक है, जिस अंक में अनिश्चितता है,
उसको मुझे इस टाइप से चूज करना है कि ये ज्यादा से ज्यादा अच्छे मान को दे पाए, राशि के ज्यादा से ज्यादा अच्छी वैल्यू को, ज्यादा से ज्यादा परिशुद्ध मान को ये दे पाए। ठीक है, तो इसीलिए हम त्रुटियों का संयोजन देखते हैं कि अगर त्रुटि आ भी गई राशि में तो हम उनको संयोजित करके त्रुटि को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो ये सार्थक अंक कहलाते हैं। एक चीज आप और नोट डाउन करेंगे कि सपोज आप बोलेंगे सर अगर सार्थक अंक में मुझे लिखना है तो मैं बड़े बड़े यूनिट्स में लिखता हूँ, यानी बड़े मात्रकों में लिखता हूँ, है ना, या फिर जो छोटी दूरी है उसको छोटे मात्रकों में लिखता हूँ। तो बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो बात क्या है, वो बात ये पहले लिखिए मेरे साथ। किसी मापन में विभिन्न मात्रकों के परिवर्तन के चयन से विभिन्न मात्रकों परिवर्तन के चयन से सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती। सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल देखो, अगर हमने लंबाई ले रखी है 2.308 सेंटीमीटर की लंबाई है, अगर मैं इसे मीटर में लिखूंगा तो 230.8 मीटर होगा। ठीक है, अगर मैं इसे मिलीमीटर में लिखूंगा, सॉरी मीटर में ये होगा, मीटर में तो कम होगा ना, ये सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कम हो जाएगा, 0.02308 मीटर, और मिलीमीटर में इसे लिखूंगा तो 23.08 मिलीमीटर। सारे केसेस में आप देख रहे हैं इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 4, 1 2 3 और ये 4। इसमें कितने? 1 2 3 4। इसमें कितने? 1 2 3 और 4। तो 4 सार्थक अंक हैं। ठीक है, चाहे मात्रक आप सेंटीमीटर ले लो, उसका मात्रक आप मीटर ले लो, मिलीमीटर ले लो, यानी कि जो राशि हमारे पास है, जो हमने मेजरमेंट करी, जो मापन करा है, उसमें अगर हम मात्रकों का परिवर्तन कर दें तो भी कोई सार्थक अंक का हमको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सार्थक अंकों की संख्या के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो होते क्या है सार्थक अंक, किस प्रकार से हम इसको डिफाइन करते हैं, कैसे पता लगाएंगे कि किस संख्या में कितने सार्थक अंक हैं? ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ नियम होते हैं, ये आपने नोट डाउन कर लिया, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सार्थक अंकों के नियम को देखते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सार्थक अंकों के नियम। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सार्थक अंकों के नियम। डालिए नेक्स्ट हेडिंग, सार्थक अंकों के नियम। ठीक है, तो इन नियमों को हम दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मैं एक बार 1 बाय 1 रिसाइट करता हूँ और समझाते भी आपको जाता हूँ। सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं। शून्येतर मतलब शून्य के अलग। तो शून्य के अलग कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये शून्येतर अंक है, इसमें सिर्फ शून्य नहीं है। ठीक है, तो शून्य के अलावा जो भी अंक हैं ये सभी सार्थक होते हैं। पहली बात ये क्लियर हो गई कि जहां पर इनमें से कोई भी अंक हमको दिख जाएगा उसको हम सार्थक अंक काउंट करेंगे। अब शून्य के बारे में ध्यान रखें, अब शून्य के बारे में ध्यान रखें, शून्य को सार्थक अंक कब लेना है, कब नहीं लेना है। यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु है, यदि किसी संख्या में
दशमलव बिंदु है तो उसकी स्थिति का ध्यान रखे बिना किन्हीं दो शून्येतर अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल भी हम लेते हुए चलेंगे कि सपोज हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है 0.0208, तो इसमें कितने सार्थक अंक, इसमें अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंक है ना। लेकिन जीरो के लिए क्या केस है, जीरो को दो शून्येतर अंकों के बीच होना है। जीरो को किसके बीच होना है, दो शून्येतर अंक, मतलब दो अंकों के बीच में रहना चाहिए जीरो। मतलब ये वाला जीरो सार्थक नहीं होगा, ये वाला जीरो सार्थक नहीं होगा, ये वाला जीरो सार्थक होगा। तो कितने सार्थक अंक हो गए, 3, 2, 0 और 8। बात समझ में आई। तो शून्येतर अंकों के बीच का जो जीरो होता है, शून्येतर अंकों के बीच का जो शून्य होता है वो क्या होता है, सार्थक होता है। ये बात समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। हमको दशमलव का ध्यान नहीं देना, दशमलव कहाँ पर है, बस ये देखना है कि दो शून्येतर अंकों के बीच में जो शून्य होगा उसको हम सार्थक ले लेंगे। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखो, यदि कोई संख्या 1 से छोटी है, अब इसको जरा ध्यान से देखो, यदि एक संख्या 1 से छोटी है तो वे शून्य जो दशमलव के दाईं ओर पर प्रथम शून्येतर अंक के बाईं ओर हो सार्थक नहीं होते। मतलब हमारे पास एक संख्या है 0.002308, तो ये संख्या क्या है, 1 से छोटी है। ये संख्या क्या है, 1 से छोटी है, क्योंकि ये 0 पॉइंट है, जहाँ पर 0 पॉइंट लिखा होगा वो 1 से छोटी होगी। तो इसमें दाईं ओर, तो दाईं क्या हो गया, ये हो गया दाईं ओर। और प्रथम शून्येतर अंक कौन है, 2, प्रथम शून्येतर अंक कौन है, 2। तो इसके दाईं ओर जितने भी जीरो हैं वो सार्थक अंक नहीं होते। तो ये तीनों सार्थक अंक नहीं होंगे, 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक इसमें होंगे। बात समझ में आई, ये वाला रूल समझ में आया। यदि कोई संख्या 1 से छोटी है तो वे शून्य जो दशमलव के दाईं ओर पर प्रथम शून्येतर अंक के बाईं ओर हो, दशमलव के दाईं ओर हो पर प्रथम शून्येतर अंक के बाईं ओर हो, सार्थक अंक नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो 0.00 है ये सार्थक अंक नहीं है, और उसके बाद जो 2 3 के बीच में जो जीरो है, 3 और 8 के बीच में जो जीरो है, इसको हमने सार्थक अंक लिया है, क्योंकि ये दो संख्याओं के बीच में है, दो शून्येतर अंकों के बीच में है। ठीक है, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है के अंतिम अथवा अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। यानी कि ऐसी संख्या जिसमें कि दशमलव नहीं है, उसके अंतिम एवं अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। कहने का क्या मतलब हुआ कि सपोज एक संख्या है 10, एक संख्या है 100 और एक संख्या है 1500, तो जो जीरो होंगे ना ये सार्थक अंक नहीं होंगे, ये कहने का मतलब है। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है कि अंतिम अथवा अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। मतलब जो जीरो है, जो लास्ट के आपको जीरो दिख रहे हैं, उसमें आपको ये जीरो सार्थक अंक नहीं कैलकुलेट करना। तो इसमें कितना सार्थक अंक है, 1, इसमें कितना सार्थक अंक है, 1, इसमें कितने हैं, 2। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, ये एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो के अनुगामी शून्य सार्थक अंक होते हैं। यानी कि जब पॉइंट इसमें लग जाएगा, सपोज ऐसे लिखा होगा 2.300, तो इसमें 1 2 3 4 सार्थक अंक इसमें होंगे, क्योंकि इसमें पॉइंट लगा है। अगर पॉइंट नहीं लगा होगा तो 2 सार्थक अंक इसमें होंगे। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि दशमलव के बाद के जो संख्या लिखी होंगी उसके लास्ट में, मतलब उसके अंतिम में जो जीरो होंगे वो सार्थक अंक होंगे। जैसे एक और एग्जांपल है 0.06900, तो ये पॉइंट से, ये पॉइंट है, 1 से छोटी संख्या है, तो ये वाले जीरो तो सार्थक अंक नहीं होंगे, 1 2 सार्थक अंक, और लास्ट के जीरो भी क्या होंगे, सार्थक होंगे। तो स्टार्टिंग के जीरो सार्थक नहीं होंगे, इसमें लास्ट वाले सार्थक होंगे। स्टार्टिंग के जीरो क्यों सार्थक नहीं होंगे, इस नियम के अनुसार, है ना, जो तीसरा नियम हमने पढ़ा है। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 4 सार्थक अंक। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, इस प्रकार से हमको सार्थक अंकों को डिफाइन करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने सार्थक अंकों को देखा और एरर्स यानी त्रुटियों पर आधारित, त्रुटियों के संयोजन पर आधारित हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी करे। अगली क्लास में सार्थक अंकों को रखेंगे कंटिन्यू, आपको कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा सार्थक अंक से संबंधित। आई होप कि आपको ये सार्थक अंक समझ में आए होंगे। आज आपने जो पढ़ा वो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।